नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई 2025 और हम आज की अहम खबरों पर गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर यूपीएससी के नजरिए से। ये इस तारीख का पहला भाग है। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है आपके लिए। आज हम देखेंगे आर्कटिक में क्या चल रहा है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय फैसले, भारत में शहरों की चुनौतियां और हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आर्कटिक। इस साल फरवरी में स्वालबार्ड में तापमान काफी ज्यादा था, बारिश भी हुई। नतीजा, बड़े पैमाने पर बर्फ पिघली। हाँ, और ये जो घटना है इसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। मतलब आर्कटिक जो है वो बाकी दुनिया के मुकाबले कई ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। अच्छा, और इसके पीछे कारण क्या है? कई कारण हैं। एक तो देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो नीचे की गहरे रंग की जमीन या पानी दिखने लगता है। ये सूरज की ज्यादा गर्मी सोखता है। इसे एल्बेडो इफेक्ट का कम होना कहते हैं। इससे और गर्मी बढ़ती है। फिर है वाटर वेपर ट्रिपल इफेक्ट। गर्म हवा ज्यादा नमी सोखती है और जलवाष्प खुद एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये गर्मी को ट्रैप करती है। ओके, और तीसरा? तीसरा है वायुमंडल में गर्मी का परिवहन। मतलब गर्म इलाकों से आर्कटिक की तरफ ज्यादा गर्मी आ रही है। और ये सिर्फ आर्कटिक की बात नहीं है ना, इसका असर तो कहीं और भी होता होगा। बिल्कुल। परमाफ्रॉस्ट, जो हमेशा जमी रहने वाली जमीन है, वो पिघल रही है और उसके पिघलने से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें निकल रही हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को और तेज करेंगी। सही कहा। और भारत पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। जैसे मॉनसून का पैटर्न बदलना, बारिश का अनियमित होना और समुद्र का जलस्तर बढ़ना तो है ही, जिससे हमारे तटीय शहरों को खतरा है। ये वाकई चिंता की बात है। चलिए अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर देखते हैं। अमेरिका ने यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी से बाहर निकलने का फैसला किया है। हाँ, ये तीसरी बार है। तीसरी बार? कारण क्या बताया गया है इस बार? वजह बताई गई है कि एजेंसी कथित तौर पर वोक और विभाजनकारी एजेंडा चला रही है और इजराइल विरोधी है। ओके, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? देखिए, एक तो यूनेस्को के बजट पर असर पड़ेगा। अमेरिका करीब 8% देता था। दूसरा, भू-राजनीतिक। अमेरिका के हटने से चीन जैसी दूसरी ताकतों को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल सकता है। अच्छा, जैसे किन क्षेत्रों में? हो सकता है वैश्विक मानक तय करने में, कल्चरल हेरिटेज के मैनेजमेंट में या शिक्षा कार्यक्रमों की दिशा तय करने में चीन की भूमिका बढ़ जाए। और ये बहुपक्षीय संस्थाओं पर भरोसे को भी कमजोर करता है शायद। बिल्कुल, ये मल्टीलैटरलिज्म के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वैसे यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और ये शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के जरिए शांति को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब देश की बात करते हैं। आवारा कुत्तों का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है इस पर? हाँ, कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों की चिंता और कुत्तों की सुरक्षा दोनों के बीच एक संतुलन बनाना होगा। और कोर्ट ने एक सुझाव भी दिया है कि जो लोग कुत्तों को खिलाना चाहते हैं वो शायद घर के अंदर खिलाने पर विचार करें। ये मुद्दा बहुत नैतिक दुविधाओं से भरा है। एक तरफ करुणा है, दूसरी तरफ पब्लिक सेफ्टी। हाँ, एनसीडीसी का आंकड़ा था कि 2024 में 37 लाख से ज्यादा कुत्ते काटने के मामले हुए। बिल्कुल, तो ये पशु कल्याण बनाम सार्वजनिक सुरक्षा का सवाल है, जिम्मेदारी बनाम परित्यागता भी। कानूनी तौर पर क्या स्थिति है? संविधान में कुछ है शायद? हाँ, अनुच्छेद 51(1)(g कहता है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना नागरिकों का कर्तव्य है। और पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 भी हैं जो नसबंदी और टीकाकरण पर जोर देते हैं। और वो जल्दीकट्टू वाला मामला? हाँ, 2014 के जल्लीकट्टू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार को एक तरह से पशुओं तक भी बढ़ाया था। तो संतुलन साधना ही होगा। अगला मुद्दा शहरीकरण से जुड़ा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है। हाँ, भारत में लचीले और समृद्ध शहरों की ओर। इसमें क्या कहा गया है? डॉलर का निवेश चाहिए होगा। 2.4 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जरूरत भी बड़ी है। अनुमान है कि 2050 तक भारत की शहरी आबादी दोगुनी होकर 951 मिलियन हो जाएगी और शहर तब जीडीपी में 75% योगदान देंगे। लेकिन शहरों में जलवायु परिवर्तन के खतरे भी बढ़ रहे हैं, बाढ़, हीट वेव। एग्जैक्टली। इसीलिए रिपोर्ट सिटी क्लाइमेट एक्शन प्लान, रिस्क असेसमेंट और हरित विस्तार में निवेश की बात करती है, खासकर कमजोर वर्गों पर ध्यान देने की। चलिए अब एक अच्छी खबर अर्थव्यवस्था से। भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी फाइलिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, पिछले 5 सालों में 44% की वृद्धि। और इसमें सबसे ज्यादा उछाल किस में है? सबसे ज्यादा 380% भौगोलिक संकेतों यानी जीआई में। वाह,
इसके पीछे क्या कारण है? सरकार ने कई सुधार किए हैं, प्रक्रियाएं आसान की हैं, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए फीस कम की हैं, जैसे पेटेंट फीस में 80% तक कमी। डिजिटलीकरण भी हुआ है, एआई का इस्तेमाल बढ़ा है ट्रेडमार्क सर्च में, और नेपाम जैसे जागरूकता कार्यक्रम भी हैं। ये बढ़िया है। अच्छा, अब कुछ और खबरें जल्दी से देख लेते हैं। जी, आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स FY25 में बढ़कर 67 हो गया है। ये अच्छी बात है, मतलब ज्यादा लोग बैंकिंग, बीमा वगैरह से जुड़ रहे हैं। हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 143 के तहत एक राष्ट्रपति संदर्भ पर नोटिस जारी किया है। ये राज्य विधेयकों पर गवर्नर या राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़ा है। ठीक। और गोवा महादेई नदी जल विवाद पर कर्नाटक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये पुराना विवाद है। और प्रशांत महासागर का देश वानुआतू पर्यावरण विनाश को इकोसाइट घोषित करवाने के लिए आईसीजे गया है। ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक क्रूरता यानी धारा 498A आईपीसी के मामलों में गिरफ्तारी से पहले 2 महीने की कूलिंग अवधि के इलाहाबाद एचसी के दिशा निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया है। ओके। तो इन सब खबरों का क्या मतलब निकालें? मतलब यही है कि चाहे पर्यावरण हो, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हों, या हमारे अपने सामाजिक कानूनी मुद्दे या अर्थव्यवस्था, ये सब आपस में गहरे जुड़े हुए हैं और हमारी नीतियों और जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। हाँ, कि जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, तकनीक आगे बढ़ रही है, तो हम पर्यावरण, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलन कैसे बना पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले विश्लेषण में आपसे फिर मुलाकात होगी।